नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। हम बात आज करेंगे डॉक्टर निखिल चौधरी मेरे साथ हैं। यूरो से जुड़ी हुई समस्याओं का खास करके देखने को मिलता है कि एक एज आने के बाद लोगों की बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब से। सर, आपका न्यूज फॉर हेडलाइंस में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद अमन जी। न्यूज़ पैनल में सर, आप जिस विभाग से जुड़े हुए हैं, खास करके यूरो जो आपका स्पेशलाइज जिसमें आप किए हुए हैं, इसमें एक एज के बाद होता क्या है कि लोगों की समस्याएं आने लगती है कि उन्हें या तो बार बार पेशाब करने जाते हैं या फिर पेशाब के रास्ते के पास कुछ प्रॉब्लम होता है या फिर किडनी का स्टोन होता है। तो आखिर कैसा ऐसा फीलिंग क्यों होता है और एक एज के बाद होता है, कब होता है? यूरोलॉजी में मुख्यतम 4 प्रमुख जो ऑर्गन होते हैं, किडनी हुआ, गुर्दा हुआ, पेशाब की थैली हुई ब्लैडर, पेशाब की नली हुई यूरेथ्रा, और प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट जो गदूद होता है, ग्लैंड होता है। तो जैसा आप बोल रहे हैं कि गदूद जो होता है वो एक एज के बाद, पुरुषों में एक एज के बाद जो होता है उसके साइज़ में वृद्धि होने लग जाती है, इंक्रीज होने जाता है। गदूद या प्रोस्टेट एक सिंपल ग्लैंड होता है जो कि आपके पेशाब की नली के मुंह पे होता है। जैसे आपके अंगूठी पे, आपके उंगली पे अंगूठी बैठी हुई, वैसे वो बैठे रहता है। तो अंगूठी, जैसे अंगूठी का साइज़ बढ़ेगा घटेगा, प्रोस्टेट के साइज़ में वृद्धि आएगी, ये पेशाब की नली को अवरुद्ध करता है, पेशाब की नली में रुकावट करता है। पेशाब की नली में रुकावट करता है तो पेशाब में रुकावट होता है, और धीरे धीरे जैसे साइज़ में इंक्रीज होता है पेशाब में रुकावट होता है। तो इन्हीं से पेशाब की धार कमज़ोर होना, रात में बार बार पेशाब लगना, पेशाब में खून आना, या फिर जल्दी जल्दी पेशाब लगना, या फिर ऐसी फीलिंग कि अगर आपको पेशाब लगा तो आप रोक ही नहीं पा रहे हैं, आपको तुरंत दौड़ के बाथरूम जाना पड़ा। यही सब प्रोस्टेट के साधारण लक्षण हैं। तो आखिर इसका कारण क्या है, किस वजह से ये शुरू होता है? खान पान से होता है या फिर और किसी वजह से? नहीं, ये तो पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस है। एक उम्र के साथ ये चीज़ होती है। जैसे उम्र के साथ आपके बाल सफ़ेद होते हैं, आँख की रोशनी कमज़ोर होती है, वैसे ही प्रोस्टेट के भी साइज़ में वृद्धि होती है, इंक्रीज़ होती है। और जब साइज़ में इंक्रीज़ होती है, हाँ, एक बात मैं और जोड़ देना चाहता हूँ कि सिर्फ अगर आपका प्रोस्टेट बड़ा है, आपने अल्ट्रासाउंड कराया और आया कि प्रोस्टेट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इलाज की ही ज़रूरत है। अगर प्रोस्टेट का साइज़ बड़ा है, साथ में आपको पेशाब में रुकावट हो रहा है, पेशाब करने में रुकावट हो रही है जल्दी जल्दी, तब इलाज की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें स्टोन भी हो जाता है किडनी वगैरह में, तो देखते हैं कि कम उम्र के बच्चे भी होते हैं, उनमें भी स्टोन पाया जाता है, या फिर तुरंत बालिग होते हैं वही समस्या से जूझते हैं? देखिए, किडनी स्टोन तो 1 साल से लेकर 60 साल तक कोई ऐसी उम्र नहीं है जिसमें कि किडनी स्टोन नहीं बनता है। कोई ऐसी उम्र, चाहे बच्चा हो, पुरुष हो, महिला हो, हर में किडनी स्टोन बन सकता है। स्टोन मतलब गिट्टी, पत्थरी जो होती है वो एक साधारण क्रिस्टल का एक्यूमुलेशन है जो किडनी में हो जाती है। किडनी में क्रिस्टल का एक्यूमुलेशन हो जाता है, और चूंकि क्रिस्टल, वो जो किडनी में जगह होती है पीसीएस, यूरिन के प्रोडक्शन को वो जाम करती है। तो ब्लॉक होने के कारण बहुत ही असहनीय दर्द होता है। यहाँ पे पसली के नीचे के हिस्से में जहाँ किडनी होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होना, या फिर पेशाब में जलन होना, या पेशाब में खून आना, या जल्दी जल्दी पेशाब होना, ये किडनी स्टोन के नॉर्मल लक्षण हैं। कई बार कहा जाता है कि जो जैसे हम लोग मीडिया फील्ड में हैं, चाहे आप लोग भी डॉक्टर हैं, तो एक खान पान में प्रॉब्लम होता है। जैसे लेट तक खाना नहीं खाया, सुबह लेट से खा रहे हैं। किडनी स्टोन का सीधे खाने पीने से संबंध है, और एक तो उसमें मुख्य कारण है पानी कम पीना। जैसे आप लोग का भी बिजी लाइफ है, जो बिजी लाइफ है, लोग पानी कम पीते हैं, तो इस कारण से पेशाब में, यूरिन में जो क्रिस्टल होते हैं वो एक जगह प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, जम जाते हैं, और जमने के साथ यूरिन सैचुरेट हो जाता है और वहाँ स्टोन बन जाता है। तो खान पीन में अगर आप इसका मांस मछली का अधिक सेवन करते हैं, देर से खाना खाते हैं, एक बार में अधिक मांस मछली खा लेते हैं, और पानी कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन जिससे होता है, तो स्टोन बनने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो इसका इलाज क्या है? सिर्फ सर्जरी है या फिर और कोई? नहीं, सर्जरी तो लास्ट स्टेज होता है। इसका इलाज इसके साइज़ पे निर्भर करता है। अगर स्टोन साइज़ के लिए आपको अल्ट्रासाउंड या आईवीपी कराना पड़ता है, उससे साइज़ पता चलता है। और अगर स्टोन जो होता है 1 सेंटीमीटर से छोटा होता है, तो कुछ नहीं, जो मैंने आपको तरीका बताया स्टोन रोकने के लिए, वही इसका इलाज भी है। ज़्यादा पानी पीना, रेगुलर इंटरवल पे पानी पीना।
कई लोग जैसे पत्रकार हैं, आप लोग हैं, एक्टिव लोग हैं, सुबह 1 लीटर पानी पिए, रात में 1 लीटर पानी पिए, बीच में कुछ पिए ही नहीं, और हम लोग को डॉक्टर को आके बताते हैं कि भाई मेरा 2 लीटर पानी हो गया, फिर भी पत्थर बन रहा है। रेगुलर इंटरवल पे रह के आधे 1 घंटे पे 2 घंटे पे जब भी प्यास लगे पानी रेगुलर पीना है। यही अगर आप करते रहेंगे तो जो छोटा पत्थर है 4-5 mm का पत्थर होता है वो सिर्फ उसी से निकल जाएगा। उससे जब थोड़ा बड़ा होता है पत्थर, 1 सेंटीमीटर, 10 mm, 1 सेंटीमीटर का पत्थर होता है, उससे थोड़ा बड़ा होता है, तब शॉक वेव्स की ज़रूरत पड़ती है। शॉक वेव थेरेपी, उसको हम लोग ESWL कहते हैं। ESWL से हम लोग लेज़र शॉक वेव से हम लोग पत्थर को तोड़ देते हैं और ये पेशाब के साथ निकल जाता है। उससे जब पत्थर और बड़ा हो जाता है 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, तो ये बड़ा पत्थर हुआ। ये पत्थर दर्द भी बहुत ज़्यादा करता है, पेन भी बहुत ज़्यादा करता है, दवाओं की ज़रूरत होती है। इस केस में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑपरेशन भी वो ऑपरेशन नहीं हुआ कि चीरे वाला ऑपरेशन का तो अब समय ही गया है, अब उसको भी हम लोग दूरबीन से पंचर करके ऑपरेशन करते हैं। दूरबीन से हम लोग पंचर करके ऑपरेशन करते हैं और उसे PCNL विधि कहते हैं। तो इस PCNL, ESWL, शॉक वेव थेरेपी से मिला के ऑलमोस्ट हम लोग 99% पत्थर का इलाज कर सकते हैं। 1-2% में जिसमें पत्थर बहुत बड़ा हो गया या फिर पत्थर रहते रहते पत्थर ने किडनी को नुकसान कर दिया, बहुत बड़ा पत्थर अगर देर तक छूट जाएगा तो किडनी को नुकसान पहुंचा देता है, उस स्थिति में फिर हमें चीरे वाला या लैप्रोस्कोपी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। अच्छा, ऑपरेशन के बाद क्या जो नॉर्मली खान पान जो है वो कंटिन्यू रहता है या फिर उसमें प्रिकॉशन लिया जाता है कि अब आपका कहा जाता है, लोग जनरली भाषा में बोलते हैं कि आपका क्योंकि गोल ब्लैडर निकाल दिया गया इसलिए आपको पचने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए आप कम खाना खाइए, ज़्यादा कुछ मतलब जिससे हर्ज करे वो नहीं करे, ऐसा कुछ नहीं। जैसे मैंने बताया कि प्राइमरी शुरुआत ही खान पीन का गड़बड़ से हुई है, तो अगर आप खाना पीना में गड़बड़ आप आगे रखेंगे ऑपरेशन के बाद भी, पत्थर निकालने के बाद भी, तो आपको दोबारा पथरी हो जाएगी। चाहे गॉल ब्लैडर का तो जो हम लोग ऑपरेशन करते हैं उसमें पूरा गॉल ब्लैडर पित्त की थैली हम लोग निकाल देते हैं, तो उससे तो फिर दोबारा होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन हाँ, उसमें भी खान पीन में आपको इम्प्रूवमेंट रखना पड़ेगा। और गॉल ब्लैडर निकालने के बाद जो पाचन शक्ति है वो तो बढ़ जाती है, क्योंकि गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होता है, पत्थर होता है, वो दर्द करता है, वो पाचन में प्रॉब्लम करता है। जिस समय आप खाना खाते हैं वो बाइल जो पित्त की फ्लो होता है उसको रुकावट करता है। तो गॉल स्टोन निकलने के बाद पाचन बढ़ जाता है, सुधर जाता है। हाँ, खाने पीना संभल के, सुधर के, अच्छे से परहेज से खाना, ये तो ज़िंदगी भर की बात है और हमेशा आपको करना है। किडनी स्टोन में अगर आप ऑपरेशन के बाद आप अपना डाइट अगर ठीक नहीं कीजिएगा तो आपको दोबारा पत्थर बनने की संभावना हो जाती है। सर, एक प्रोस्टेट कैंसर की भी चर्चा होती है, वो क्या है, उसके बारे में बताएं। जैसे गदूद होता है, जो प्रोस्टेट हुआ, वो साइज़ के साथ बड़ा होता है, तो उसमें कैंसर भी हो सकता है। 70-80 की उम्र में कैंसर भी हो सकता है और ये पुरुषों में सबसे कॉमन कैंसर में से है। 60-70 की उम्र के बाद जो लोग हैं उसमें सबसे कॉमन कैंसर में से प्रोस्टेट कैंसर है। हमारे देश में अभी भी इसको लेकर अवेयरनेस बहुत कम है, अनडायग्नोज केस है। और प्रोस्टेट कैंसर जब हो जाता है, बात है कि प्रोस्टेट कैंसर और प्रोस्टेट की वृद्धि के लक्षण ऑलमोस्ट सेम है, क्लिनिकल लक्षण ऑलमोस्ट सेम है। पेशाब में खून आना, जल्दी जल्दी पेशाब होना, पेशाब में रुकावट होना। तो इसे डायग्नोसिस करने के लिए एक यूरोलॉजिस्ट ही इसका डायग्नोसिस कर पाता है। एक ब्लड टेस्ट होती है सीरम PSA, सीरम PSA टेस्ट से काफ़ी अच्छे तरह से प्रोस्टेट कैंसर की डायग्नोसिस हो सकती है। और इसके अलावा कुछ और टेस्ट होते हैं जिससे कि प्रोस्टेट कैंसर हम डायग्नोस कर पाते हैं। अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर हो ही गया है तो इसका इलाज होता है, ट्रीटेबल डिजीज़ है, डायग्नोज का ट्रीटेबल डिजीज़ है। तो इसका इलाज या तो ऑपरेशन से या फिर कीमोथेरेपी से या रेडियोथेरेपी से होता है। महिलाओं में भी सेम मामला है, उन लोगों को भी कैंसर? महिलाओं में तो प्रोस्टेट गदूद तो सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है, तो ये महिलाओं में प्रॉब्लम नहीं होता है। महिला गर्भाशय कैंसर वगैरह होता है? हाँ, वो होता है और तो गायनेकोलॉजिस्ट देखते हैं। महिलाओं में जो पेशाब की ओल्ड एज में समस्या होती है, ओल्ड एज में समस्या होगी, एक बार महिलाओं का जो महीना आना, मासिक धर्म आना रुक जाता है, उसके बाद मेनोपॉजल एज में जब मेनोपॉज हो जाता है तो जो पेशाब का रास्ता वो थोड़ा सिकुड़ जाता है, तो पेशाब का फ्लो जो है वो स्लो हो जाता है। तो अगर फ्लो स्लो होता है तो वही पेशाब धीरे धीरे होना, रुक रुक के होना होता है, तो उसे हम लोग यूरोफ्लोमेट्री से डायग्नोज करते हैं। सर, एक समस्या और लगती है, बवासीर एक नाम है जो कहने का मतलब कि नाम सुन के ही लोग भयाक्रांत हो जाते हैं और बहुत लोग इससे इन्फेक्टेड रहते हैं। इसको कैसे आप कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय है कि किसी को हो ही नहीं बवासीर, ऐसा कुछ है क्या? बवासीर तो बेसिकली होता है कि जो आपके पैखाने के रास्ते में जो खून की नली होती है वो नीचे आ जाती है, स्ट्रेन करने के बाद वो नीचे आ जाती है, उसमें ब्लड लॉस होता है। हर बार स्टूल पास करने के समय ब्लड लॉस होता है।
तो इसका ट्रीटमेंट भी इस पे निर्भर करता है। सबसे पहली चीज़ तो होती है कि कब्जियत नहीं होना, कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना चाहिए। एक एज के बाद, एक उम्र के बाद और खान पीन में कुछ गड़बड़ होने के साथ साथ लोगों को कॉन्स्टिपेशन होने जाता है। ये कॉन्स्टिपेशन जब बहुत बढ़ जाता है तो लोग पैखाने के रास्ते पैखाना करने के लिए जोर लगाते हैं, जिससे जो खून की नली है वो नीचे की तरफ फेंकने लग जाती है। नीचे की तरफ जब फेंकने लग जाती है, बाहर आ जाती है, तो फिर उसमें से ब्लड रिसने लग जाता है। ब्लड रिसता है तो फिर उसका इलाज करना पड़ता है। तो बवासीर से पूर्णतः मतलब ठीक हो सकते हैं मरीज? जी बिल्कुल, बवासीर से बिल्कुल इलाज इफेक्टिव है। और बवासीर के 3 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, 2, 3 में हम लोग बांटते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि खून की नली कितना बाहर आई है, कितना ज़्यादा पैखाने के रास्ते से बाहर आ गई है। अगर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 है तो सिंपल दवाओं से या फिर इंजेक्शन से उसका इलाज किया जा सकता है। हाँ, ग्रेड 3 में जहाँ पूरी जो है नली ही बाहर आ गई है और रेगुलर ब्लीडिंग हो रहा है, पेशेंट हर बार पैखाना करने जाता है तो ब्लीडिंग होने जाती है, उस केस में ऑपरेशन ही इसका निदान है। ऑपरेशन इसका हाथ से भी होता है और जो लेज़र विधि है या स्टेपलर विधि है उससे भी ऑपरेशन होता है। अक्सर सुनने में आता है कि ऑपरेशन होने के बाद भी लोगों की समस्याएं जिस की तस बनी रहती है, कहते हैं अभी भी मेरा खून आ रहा है, ऐसा वो इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया कि चूँकि कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत का लोग इलाज नहीं करते, इसका प्राइमरी जेनिस कॉन्स्टिपेशन, खान पीन में गड़बड़। जैसे मैंने पथरी के लिए कहा, इसके लिए कहा, ऑपरेशन तो डॉक्टर कर देंगे, लेकिन अगर आप अपना खान पीन नहीं सुधार करेंगे, पानी ज़्यादा पीना, कब्जियत कम करना, खाना में फाइबर, सलाद ये सब जोड़ना, खाने में फल फ्रूट सब्जी जोड़ना, ये सब करेंगे तभी कॉन्स्टिपेशन ठीक और स्टोन भी ठीक होगा। अगर आप ऑपरेशन करा के दोबारा अपने पुराने लाइफस्टाइल पे चले जाते हैं तो फिर से आपको वो समस्या हो सकती है। तो सिर्फ ऑपरेशन काफ़ी नहीं है, आपको अपना लाइफस्टाइल, आपको अपनी ज़िंदगी, आपको खान पान भी बदलना पड़ेगा। शुरुआती समय में जब शुरुआती समय होता है तो सिर्फ इतना ही करना बीमारी के इलाज के लिए काफ़ी है, लेकिन हाँ, जब बीमारी बढ़ जाए तब तो ऑपरेशन करना पड़ता है। और ऑपरेशन के बाद अगर आप अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज करेंगे तो फिर से आपको परेशानी हो जाएगी। मतलब ये साफ है कि ऑपरेशन होने के बाद भी अगर आप नहीं सुधरेंगे तो फिर से वो समस्या बिल्कुल झेलना पड़ सकता है। जी बिल्कुल। और कुछ सर आप अपने तरफ से कुछ क्या कहेंगे, जो यूरो से जुड़े हुए समस्याएं हैं, कैसे लोग उससे बच सकते हैं, उसके बारे में आप जाते जाते? जी, सबसे सिंपल और सबसे सरल उपाय तो है पानी ज़्यादा पीना, ज़्यादा पानी पीना, कॉन्स्टिपेशन कम करना और खान पान में सही रहना। खान पान में चीनी कम लेना चाहिए और मांस मछली का सेवन थोड़ा कम करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे नहीं करना चाहिए, और पानी ज़्यादा। इतना सिंपल सरल उपाय है ज़्यादा पानी पीना। इससे अगर आप अच्छे से पानी पीजिएगा तो कम से कम स्टोन की समस्या से तो आप ऑलमोस्ट 90% फ्री रहिएगा। तो ये उपाय लोगों को करना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना चाहिए, और ये करने से यूरोलॉजी की मेजॉरिटी समस्या जो 90% समस्या से आप मुक्त रहेंगे। इसके बाद भी अगर आपको यूरोलॉजी कोई समस्या आ जाती है तो बिल्कुल अपने यूरोलॉजी से संपर्क करें, उनसे मिलिए, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, जांच कराएंगे और वो बिल्कुल उसका इफेक्टिव इलाज करेंगे। तो मुझे लगता है कि सर ने जो बताया वो काफ़ी महत्वपूर्ण बातें इन्होंने कही, और इन्होंने कहा कि अगर आप इन सारी समस्याओं से अगर बचना चाहते हैं तो आप पानी, एक जो आपका ज़रूरत है उसको शरीर को चाहिए उतना ज़रूर पीजिए, और हो सके तो आप जो भूखे रहने की जो नौबत है, हम लोग भी भूखे रह जाते हैं, तो भूखे रहने की नौबत नहीं आए, और प्रॉपर वे में समय के अनुसार आप भोजन अगर नियमित करते हैं तो आप इन सारी समस्याओं से बच सकते हैं। हम किसी और शख्सियत से फिर किसी और टॉपिक पे चर्चा करें, तब तक दीजिए मुझे याद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।